हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक भंडारी। अपनी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम वापस स्टैंडर्ड 10 साइंस चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के पार्ट 3 में आप सबका मैं वापस स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आगे की वीडियो में हमने देखा था कि रासायनिक समीकरण का महत्व, दोस्तों कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि सर रासायनिक समीकरण के अंदर समीकरण को संतुलित किस प्रकार से करना है, उसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा बताइए। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित करना है, क्योंकि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित करना है दोस्तों, उसके बारे में कई बच्चों को कन्फ्यूज़न है। तो आज हम वापस उसे दूर करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था कि जिंक की H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पे हमें क्या मिलता है, जिंक सल्फेट एवं हाइड्रोजन वायु मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये हमारा क्या है, अभिकारक है, और तीर के उस तरफ हमारा उत्पादक है। तो दोस्तों अभिकारक जहाँ पे है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और उत्पादक जहाँ पे है वो हमारा राइट हैंड साइड हुआ। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो तत्व है उसके परमाणु जो है वो जितने लेफ्ट हैंड साइड पे है उतने ही राइट हैंड साइड पे होने चाहिए, यानी कि जितने तत्व अभिकारक के हैं उतने तत्व उत्पादक में भी हमें मिलने चाहिए। तो चलो हम टेबल पूरा करते हैं। तो यहाँ पे पहला तत्व मुझे दिख रहा है दोस्तों जिंक, तो मैं यहाँ पे जिंक ले लेता हूँ। सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड सल्फर और फोर्थ हमारा ऑक्सीजन। यहाँ पे भी हो गया दोस्तों। तो इसी तत्व से हमें उत्पादक भी इसी तत्व में से मिला है। अभिकारक के जो तत्व है उत्पादक के अंदर भी वही तत्व है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड के परमाणु गिनते हैं। जैसे कि यहाँ पे जिंक के पास कुछ नहीं है तो एक तो है, तो यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड पे जिंक का एक परमाणु है। तो हम राइट हैंड साइड पे जिंक के कितने परमाणु है वो देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे भी जिंक का कुछ नहीं तो एक तो है ही, यानी कि यहाँ पे भी एक है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जिंक का एक एक परमाणु हो गया है। चलिए दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं। अब हाइड्रोजन के लिए देखते हैं दोस्तों कि हाइड्रोजन के पास यहाँ पे कितने परमाणु है, 2 है, और यहाँ पे भी कितने परमाणु है, 2 है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे हाइड्रोजन के 2-2 परमाणु है, यानी कि हाइड्रोजन भी समान हो गया है। सल्फर के लिए देखते हैं दोस्तों कि सल्फर पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक परमाणु है, राइट हैंड साइड पे भी एक परमाणु है, यानी कि एक सल्फर के पास भी आ गया, यानी कि सल्फर भी राइट और लेफ्ट साइड पे दोनों साइड पे समान है। ऑक्सीजन का देख लेते हैं दोस्तों। ऑक्सीजन का यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे 4 है और राइट हैंड साइड पे भी 4 है। तो यहाँ पे तो दोस्तों आपको पता चल गया कि टेबल में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के परमाणु की संख्या जो है वो कैसी है, समान है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने आपको अगले वीडियो में भी समझाया था दोस्तों कि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के परमाणु जो है तत्व के वो अगर समान है तो समीकरण जो है वो कैसा होगा, हमारा संतुलित होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि इस बार आपको ये समीकरण अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलो दोस्तों तो हम एक अगला समीकरण ले लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एक और समीकरण है जिसे हमें संतुलित करना है। ये जो समीकरण है दोस्तों ये संतुलित नहीं है, हमें इसे करना है। एग्जाम में भी आपको ऐसा समीकरण दिया जाएगा और आपको बोल दिया जाएगा कि ये जो समीकरण है उसे संतुलित कीजिए। तो आप इसे संतुलित कैसे करेंगे दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बोला था अगले वीडियो में, जो हमारा पार्ट 2 का जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था दोस्तों कि इसे अगर आपको संतुलित करना है, अगर आप किताब के अंदर देखोगे तो उसके अंदर 6 चरण है और बाद में 60वें चरण में उसको संतुलित करते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयत्न करता हूँ फिर से एक बार। तो चलो दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे Fe और H2O ये दोनों जो है वो अभिकारक है दोस्तों, और Fe3O4 प्लस 4H2, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं आएगा, और H2 जो है वो उत्पादक।
तो दोस्तों यहाँ पे मुझे क्या करना है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सेम करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो आइए देखते हैं। जैसे हमने अगले समीकरण में किया था वैसे ही यहाँ पे पहला तत्व हमें क्या मिला, Fe, तो Fe लिख दो। उसके बाद कौन सा तत्व मिला, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिख दो। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिख दो। यहाँ पे सेम है, सेम है, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे Fe का लेफ्ट हैंड साइड पे Fe के कितने परमाणु है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दो। राइट हैंड साइड पे कितने हैं, 3 है, तो 3 लिख दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, 2 है, तो 2 लिख दो। राइट हैंड साइड पे कितने हैं दोस्तों, तो 2 है, तो 2 लिख लो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड पे कितने परमाणु है, 1 है, तो 1 लिखो दोस्तों। ऑक्सीजन का राइट हैंड साइड पे कितने परमाणु है दोस्तों, 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दो दोस्तों। तो चले आगे बढ़ते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे Fe के 3 परमाणु हैं, लेकिन यहाँ पे तो 1 ही है, तो यहाँ पे हमें Fe के 3 बना दो। Fe के आगे 3 लिख दो दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, Fe के 3 परमाणु हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के तो सेम ही है दोस्तों। चलो ऑक्सीजन की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, लेकिन राइट हैंड साइड पे 4 है। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि लेफ्ट हैंड साइड को 4 से गुणा कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं 4 से गुणा कर दूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 4 हो गई। देखो 4 हो गई, क्योंकि हाइड्रोजन की लेकिन यहाँ पे बढ़ जाती है दोस्तों। हाइड्रोजन की 4 गुना 8 हो जाती है और ऑक्सीजन की तो 4 ही हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम वापस कंफ्यूजन हो गए कि सर यहाँ पे तो आपने 4 तो लगा दिया, ऑक्सीजन के तो 4 हो गए, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के तो सर कितने हो गए, 4 गुना 8 हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको राइट हैंड साइड पे भी 8 करना है। तो यहाँ पे इसको 4 से गुणा कर दो, तो 4 गुना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 लिख दो दोस्तों, तो आराम से ये समीकरण आपका संतुलित हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको सिखाया है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको अब आगे कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हमारा रासायनिक समीकरण जो संतुलित हुआ है वो किस प्रकार से होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा एक रफ नोटबुक में लिखने के बाद आपको मैं बता देता हूँ। आपको समीकरण को ऐसे संतुलित स्थिति में अच्छी तरह से लिख दो ताकि वो संतुलित लगे। दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, उसे ध्यान से देखना। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आपने काउंट्स के अंदर स्मॉल s लिखा, यहाँ पे काउंट्स में आपने स्मॉल g लिखा, यहाँ पे वापस स्मॉल s लिखा और यहाँ पे स्मॉल g लिखा, तो ये सब क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्मॉल s का मतलब होता है सॉलिड। सॉलिड यानी कि ठोस। ठोस यानी कि कोई तत्व ठोस स्वरूप में है तो उसे हम स्मॉल s के द्वारा दर्शाएंगे दोस्तों। g यानी कि गैस। अगर दोस्तों कोई तत्व जो है वो गैस स्वरूप में होगा तो उसे हम स्मॉल g के रूप में दर्शाएंगे। ऐसे ही एक और शब्द है n, यानी कि कोई तत्व जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगा ना दोस्तों, यानी कि द्रव स्वरूप में होगा, तो वो हम उसे L के द्वारा दर्शाएंगे। दूसरा एक शब्द है AQ। AQ यानी कि एक्वियस, यानी कि जलीय। यानी कि दोस्तों जलीय। एक्वियस क्या है वो मैं आपको बता दूं। अगर कोई तत्व पानी के अंदर घुला होगा तो उस तत्व को हम क्या बोलेंगे, जलीय है। क्या बोलेंगे दोस्तों, जलीय है। ठीक है दोस्तों। और इस प्रकार हम समीकरण का स्वरूप भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आज हम एक और समीकरण देखना है जिसके ऊपर हमें, अगर समीकरण के एरो, आपने एरो देखा
जैसे हमें अगर कोई तत्व सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, वो मैंने अगले समीकरण में आपको समझाया। उसी प्रकार अगर किसी समीकरण के अंदर कोई तापमान दर्शाना है या फिर उसे उत्प्रेरक की ज़रूरत है या फिर दाब की ज़रूरत है, तो कितना दाब लगाओगे तब वो अभिक्रिया होगी, तो उसे हम तीर के ऊपर दर्शाया जाता है। तो ऐसा एक समीकरण हम आज सीखेंगे। चलिए, तो दोस्तों ये आपका समीकरण है जिसके ऊपर मैंने एरो पे ये 340 और ATM ऐसा कुछ दर्शाया है। ATM का मतलब होता है वातावरण, यानी कि वायुमंडल, या फिर आप उसे इंग्लिश में एटमॉस्फेयर भी कह सकते हो। सर ऐसा क्यों लिखा आपने, आपका प्रश्न होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना वो एक दाब का यूनिट है, दाब का एक यूनिट है। समझ में आ गया आपको? आप 9th में आपको आपके सर ने बताया होगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु स्वरूप में है इसलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल g लिखा, हाइड्रोजन जो वायु स्वरूप में है इसलिए यहाँ पे भी मैंने g लिखा। अब इन दोनों वायु को 340 वातावरण के अंदर, ठीक है, जो दाब का एक यूनिट है, अगर इसके अंदर अभिक्रिया होगी तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, मिथेनॉल मिलेगा, यानी कि CH3OH। कुछ बच्चे मेरे को ऐसा पूछेंगे कि मैं पहले ही बता दूं कि भाई ऐसा पूछेंगे कि सर ये कहाँ से आया, तो मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम चैप्टर 4 में जो कार्बनिक संयोजन है, ठीक है, उसके अंदर हम देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, एक और समीकरण हम देख लेते हैं इसके साथ। तो दोस्तों एक और समीकरण मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये समीकरण आपने कक्षा 8 में या 9 में भी पढ़ा होगा। आप समीकरण को देख के ही आपको पता चल गया होगा कि ये समीकरण कहाँ पे है। वनस्पति प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो खुराक बनाते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, वही समीकरण है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ और सिखाऊंगा। देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्वियस रूप में है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर घुला होगा, ठीक है, और उसका H2O यानी कि यहाँ पे N लिखा है दोस्तों, तो वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो पानी के साथ अभिक्रिया हो रही है, लेकिन कैसे, सूर्य प्रकाश की हाजिरी और क्लोरोफिल की हाजिरी में हो रहा है दोस्तों। और क्या बना, C6H12O6 यानी कि हमारा ग्लूकोज बना, और दूसरा क्या मिला, हमें ऑक्सीजन मिला और पानी मिला, ठीक है दोस्तों। तो ये समीकरण आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि एरो के ऊपर हमें अगर कोई हाजिरी बताना है या तापमान बताना है या फिर दाब बताना है या फिर किसी की हाजिरी बतानी है तो हम उसे बता सकते हैं। एक और शब्द है दोस्तों, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं कि उत्प्रेरक जो है वो रासायनिक अभिक्रिया को फास्ट बनाता है दोस्तों। उसे यानी कि अभिक्रिया जल्दी से हो जाए उसके लिए अभिक्रिया के अंदर पार्ट यानी कि भाग नहीं लेता, लेकिन उसे फास्ट बना देता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया उत्प्रेरक क्या है। तो अगली बार अगर कोई उत्प्रेरक आए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि उत्प्रेरक क्या करता है। वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता दोस्तों, लेकिन अभिक्रिया को झड़पी बनाता है, यानी कि जल्दी बनाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है और समीकरण के जो और भी मैंने समीकरण के बारे में आपको समझाया कि समीकरण को किस प्रकार से अच्छी तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में कोई तत्व है तो उसे सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कोई तत्व है तो उसे लिक्विड फॉर्म में, या एक्वियस या फिर गैस स्वरूप में किस प्रकार से बताना है वो आप बता सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आज जो हम रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार सीखने वाले हैं उसका नाम है दोस्तों संयोजन अभिक्रिया। दोस्तों मैं आपको संयोजन अभिक्रिया के बारे में कुछ समझाता हूँ। तो पहले एक क्रियाकलाप ले लेते हैं दोस्तों। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके पास
बिना भुजा हुआ चूना है, ठीक है, बिना भुजा हुआ चूना है। अगर बिना भुजा हुआ चूने को आप लेंगे और एक पात्र के अंदर, पानी के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर, ये आपका पानी है और बिना भुजा हुआ चूना जिसका रासायनिक सूत्र है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। अगर कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप पानी के अंदर डालोगे यानी कि H2O के अंदर डालोगे, ठीक है, पानी का जो सूत्र है वो H2O है दोस्तों। तो कैल्शियम ऑक्साइड को आप पानी के अंदर डालोगे तो आप थोड़ी देर के लिए इसे रखो तो और बाद में आप इसकी सपाटी को टच करो तो आपको कुछ महसूस होगा दोस्तों। आप बोलोगे कि सर जो पात्र जो है ना वो गर्म लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या उत्पन्न होगा, उष्मा उत्पन्न होगा दोस्तों। क्या उत्पन्न होगी, उष्मा उत्पन्न होगी, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड की पानी के साथ अभिक्रिया होने पे हमें क्या उष्मा मुक्त होती है। और समीकरण के अंत में हमें क्या मिलता है वो दिखाता हूँ दोस्तों। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड स्वरूप में है दोस्तों, उसकी H2O यानी कि लिक्विड स्वरूप में जो है उसके साथ अभिक्रिया करने पे हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो देखो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक्वियस लिखा, ए और ये मेरा क्यू है। एक्वियस क्यों लिखा, आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा कि ये जो सॉलिड स्वरूप में जो तत्व है उसको मैंने पानी में डाला यानी कि पानी में गोला तो वो हमारा एक्वियस स्वरूप बन गया। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड और ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है दोस्तों। तो इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पादक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है, यानी कि दो अभिकारक मिलके एकल उत्पादक बना रहे हैं। बाकी तो हमें उष्मा मिला, उससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, लेकिन उत्पादक हमें सिर्फ एक ही मिला है। तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि दो से अधिक अभिकारक मिलके अगर कोई एकल उत्पादक यानी कि एक ही उत्पादक पैदा करेगा यानी कि उत्पन्न करेगा तो वो प्रक्रिया जो है वो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। समझ में आया दोस्तों, वो प्रक्रिया जो है वो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। क्या याद रखना है, बहुत ही सिंपल है कि भाई दो से अधिक अभिकारक मिलके क्या बनाएंगे, एकल उत्पादक। तो वो प्रक्रिया, वो जो अभिक्रिया है वो क्या है, संयोजन अभिक्रिया है दोस्तों। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया के अंदर हमने क्रियाकलाप के अंदर तो देखा कि किस प्रकार से हमने कैल्शियम ऑक्साइड की पानी के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना दोस्तों, उसके बारे में कुछ और बताता हूँ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना वो दीवार पे सफ़ेदी करने के लिए भी काम आता है, ठीक है दोस्तों। उसके बारे में आपको किताब के अंदर ज़्यादा जानकारी दी हुई है तो एक बार पढ़ जरूर लेना, ठीक है दोस्तों। तो आगे मैं आपको संयोजन अभिक्रिया के और दो उदाहरण बताने वाला हूँ। तो कोयले का दहन यानी कि कोयला यानी कि हमारा कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर आप दहन करोगे, उसे जलाओगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एकल उत्पादक है, हाँ, अभिकारक देखो दो है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये समीकरण भी हमारा क्या हुआ, संयोजन अभिक्रिया हुआ। फिर दूसरा उदाहरण देखते हैं दोस्तों कि H2 का O2 के साथ, ठीक है, H2 गैस है, उसका O2 गैस के साथ अगर अभिक्रिया होगी तो क्या उत्पन्न होगा, जल उत्पन्न होगा यानी कि पानी मिलेगा दोस्तों। आपको बता दूं कि अंतरिक्ष के अंदर जो अवकाश यात्री जाते हैं हमारे स्पेस शटल के अंदर, वो कई बार इसका उपयोग करके पानी वहाँ पे बना के पीते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पानी किस प्रकार से बना कि भाई H2 और O2 दोनों गैस फॉर्म में है दोस्तों, इन दोनों के बीच अभिक्रिया हुई और हमें पानी मिला दोस्तों।
ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया से हम हमारा वीडियो जो है वो पूरा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो हमारे अगले पार्ट 4 में आएगा। तो आप लोगों ने हमारा ये वीडियो जो है वो पसंद आएगा ऐसा मैं मान लेता हूँ। और जैसे हमने हमारे अगले वीडियो को आपने अच्छा रिस्पांस दिया है, इस वीडियो को भी आप उतना ही रिस्पांस देंगे। तो हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना भूलिएगा मत। तो ठीक है दोस्तों, इसके साथ थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।